जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रभाकर स्टडी सेंटर में। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 8 में जितना भी चैप्टर है यानी कि सामाजिक का, वो हम टोटल बताएंगे। इसमें इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें हम मैथ, विज्ञान, सामाजिक और इंग्लिश 4 विषय हम कंप्लीट। हिंदी आप लोग घर में ही पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। नहीं तो हम लोग को कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे, उसका भी क्वेश्चन आंसर बता देंगे। चलिए, हम आज बात करने वाले हैं इतिहास यानी कि आधुनिक भारत। ये न्यू बुक है, 2025 से लेकर के 26 का एडिशन है, ठीक ना। ये न्यू बुक है, आप लोग देख सकते हैं, इसी साल का है। चलिए, इसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि नाम है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। इसका हम क्वेश्चन आंसर सिर्फ कर रहे हैं। आप लोग घर में पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, ठीक ना। चलिए, पहला का क नंबर में यहाँ पे जो भराएगा जेम्स मिल ब्रिटेन, यहाँ पे क्या भराएगा, ब्रिटेन, जो कि स्कॉटलैंड का निवासी था। ग नंबर में लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी जेम्स रेनेल को सौंपी थी। यहाँ पे क्या भराएगा, जेम्स रेनेल, ठीक। आप लोग किताब पढ़िएगा, किताब में सारा चीज दिया हुआ है, हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही करवाएंगे। आप 1 घंटा मात्र दीजिएगा ना, तो टोटल किताब मतलब एक चैप्टर आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक। चलिए, ग नंबर देखते हैं। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले कौन था? खुश निवास, नहीं, या तो सुलेख निवास भी कहलाता है, ठीक, दोनों कहलाता है। खुश निवेश नहीं, खुश नवीस नहीं तो सुलेख नवीस। घ नंबर भारत के अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंट बेलेंड थे, ठीक। 1 नंबर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कितना में 1920 के दशक में बनवाया गया था। कब? 1920 के दशक में। चलिए, 2 नंबर में क्वेश्चन बोलता है सही गलत का चिन्ह लगाए। सही गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहला में लोगों ने चाय पीने कब से शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता नहीं। क्यों, कब पिया गया हमको खुद ही नहीं पता है। जब हम लोग भी स्टार्ट करते हैं बाद में क्या पता चलता है? नहीं, इसलिए गलत, ठीक। अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। सही, अभिलेख पर तैयार करवाता था। पुराना जमाने में अभिलेख यानी कि शिलालेख में लिख करके रखता था, जो कि अभी देखता है सिंधु घाटी सभ्यता। कैसे पता चल जाता है कि इसमें सिंधु घाटी सभ्यता लिखा हुआ है, उसका वर्ड भी लिखा हुआ रहता है, इसका अक्षर भी लिखा हुआ रहता है कि हिंदी में लिखा है, ना उर्दू में लिखा है, ना फारसी में लिखा है, ठीक ना। चलिए, सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है? नहीं, क्योंकि कैसा लोग है, कोई भी हो सकता, बुरा भी। अब उसको क्या पता है, हमको खुद पता चलता है कि आप बुरा है? नहीं पता चलता है, इसीलिए गलत है। दस्तावेजों में क्या देखो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो बनता है स्कूल में ना, तो वो खराब हो रहता है ना, तैयो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है ना। चलिए, कहाँ घ नंबर अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौरा था? नहीं था, ठीक, यानी कि गलत। 3 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अभी उत्तर आ गया, ठीक ना। चलिए देखते हैं। कौन नंबर बोलता है इतिहास में तारीखों का क्या महत्व है? चलिए, क्या महत्व है? आंसर हम लिखे हैं इतिहास विभिन्न समयों में होने वाले परिवर्तनों के संबंध में जानकारी देता है। अतीत और वर्तमान के तुलनात्मक अध्ययन के क्रम में हम
तिथिवर घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। जैसे देख लो, हम लोग अब देखते हैं पंचक कहिया, बोलते हैं ना पंचक, तो उसमें किसमें देखते हैं? कैलेंडर में देखते हैं। कैलेंडर यानी कि यही तारीख देखते हैं, इतना से इतना फलना से फलना तारीख को तो क्या है, पंचक है, ये देखते हैं। या फिर देखते हैं इतिहास में, देखो मोदी जी फलना तारीख को जीता था, किसे पता चलता है? तारीख से पता चलता है ना। ऐसा नहीं कि एकदम कोई भी इसमें तारीख वगैरह नहीं रहता, तो क्या बता सकते थे 1914 में जीता था मोदी जी सबसे पहला? नहीं पता चलता, इसीलिए तारीख जरूरी था। चलिए ख नंबर, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को किन किन कालखंडों में विभाजित किया? किन किन? 3 गो कालखंडों में बांटा था। जेम्स मिल ने धर्म केंद्र में रखकर भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया था। कौन कौन? पहला हिंदू काल में, दूसरा मुस्लिम काल में, तीसरा ब्रिटेन काल में। ठीक, जो इंग्लिश वगैरह बोलता है, मुस्लिम तो जानवे करता है, उर्दू वगैरह बोलता है। पहला तो वही है हिंदू, जो कि हिंदी भाषा हम लोग बोलते हैं। हिंदी में तो बहुत सारा हिंदू आ जाता है, मराठी भी आ जाता है उसमें, तेलुगु भी आ जाता है उसमें, मतलब आ जाता है उसी में, मतलब हिंदू में ही आ जाते हैं हम लोग। ठीक ना, यानी कि समझना ना कि जो मंदिर वगैरह को पूछता है उसी को हम हिंदू बोलेंगे, और मुस्लिम उसको बोलेंगे जो कि मुस्लिम जानवे करता है, तीरथ वगैरह रहता है, एगो इस तरह बड़ा ऐसा रहता है उसी में। ठीक, और ब्रिटेन काल में तो ईसाई को तो ज़्यादा मानता है वो सब ना, जो इस तरह लटका हुआ रहता है उसी को मानता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब गौ नंबर देखते हैं। गौ नंबर क्या कहता है? औपनिवेशिक युग में किसे कहा गया है? चलिए देखते हैं आंसर। यूरोपीय देशों द्वारा दूसरे देश यानी कि एशिया अफ्रीका पर अधिपत्य स्थापित कर कठपुतली प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा शासन चलाया गया। कमजोर देश अथवा पराजित देश यूरोपीय देशों का उपनिवेशिक कहलाया, जिसे अवधि या कालखंड में ये उपनिवेश स्थापित कर शासन चलाया गया, उसे क्या कहेंगे? उस अवधि को क्या कहेंगे? उपनिवेशिक युग कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, आइए चर्चा करें। ठीक ना, आइए चर्चा करें। मैं कितना क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, वो 5 भी देख लेते हैं। 4 नंबर, जिसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर उधर का था। आइए चर्चा में 4 नंबर से है, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। ठीक, चलिए 4 नंबर, सर्वेक्षण से हमें क्या जानकारी मिल सकती है? चलिए, सर्वेक्षण से क्या जानकारी मिल सकता है? सर्वेक्षण, इसे हम हर प्रकार की जानकारी मिल सकती है। सर्वेक्षण के अलग अलग उद्देश्य होते हैं, जैसे नक्शा तैयार करने के लिए सर्वेक्षण, भूमि राजस्व के लिए सर्वेक्षण, शिक्षा की स्थिति के लिए सर्वेक्षण आदि। सर्वेक्षण के माध्यम से आबादी का आकार, घनत्व, भूमि की प्रकृति, मिट्टी की गुणवत्ता, वनस्पति, प्राणी, पुरातात्विक आदि कई जानकारियां मिलती है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखागार की आवश्यकता क्यों है? चलिए देखते हैं क्यों है। आंसर, महत्वपूर्ण दस्तावेजों, पत्रों, पांडुलिपियों आदि को सुरक्षित रखना आवश्यक है। ये रिकॉर्ड इतिहासकारों के लिए युग की जानकारी प्राप्त करने की एक सशक्त माध्यम है। इन दस्तावेजों में सरकारी निर्देश
योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, संधि पत्र, सर्वेक्षण के आंकड़े आदि होते हैं। इससे सुरक्षित करने के बाद भी व्यक्ति इन चीजों का अध्ययन आसानी से कर सकता है। ठीक ना, सुरक्षित रखेगा तब नहीं सब का जानकारी ले सकते, जिसको लाइब्रेरी कहते हैं। ठीक ना, इन सामग्रियों को अभिलेखागार में ही रखा जाता है, इसीलिए अभिलेखागार आवश्यक है। चलिए 5 नंबर तक हो गया है। चलिए थोड़ा इसको भी लिख करके रखते हैं, 6, 7, 8 इसको लिख लें। आइए अब देखते हैं 6 नंबर, आधुनिक भारत के ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं। आंसर, आधुनिक भारत के अनेकों ऐतिहासिक स्रोत हैं, जैसे किले, मकबरे, यात्रा विवरण, पांडुलिपियां, भवन आदि बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इसके अलावा अभिलेखागार, जिला रिकॉर्ड रूम आदि में सुरक्षित रखे गए दस्तावेज भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इस समय लिखे गए साहित्य, समाचार पत्र, पत्रिका, चित्र, सर्वेक्षण के आंकड़े, संस्मरण, आत्मकथा इत्यादि भी इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो हमें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता। चलिए देखते हैं। आंसर, इतिहास को कालखंडों या अवधियों में बांटने से हमें इसके केंद्रीय तत्वों को समझाने में मदद मिलती है। इसमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए परिवर्तनों के बारे में जानकारी भी मिलती है। इन परिस्थितियों को तारीख के आधार पर नहीं दर्शाया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तनकारी घटनाओं के लिए कोई निश्चित तिथि तय नहीं की जा सकती है। इसका एक लंबा अंतराल होता है। यदि इतिहास में अवधियां तय नहीं होती तो आम जन के बारे में सामाजिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन की सही जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता। ठीक, चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास में तारीखों का महत्व होता है, क्या आप इससे सहमत हैं? चलिए आंसर, पहले युद्ध और बड़ी घटनाओं के विवरण को ही इतिहास समझा जाता था। ठीक, पहले जो युद्ध वगैरह होता था उसी को इतिहास मानते थे। बड़ा बड़ा जब युद्ध होता था उसी को इतिहास मानते थे। इतिहासकार शासकों और उनकी नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते थे। जो युद्ध होता था उसके बारे में और लंबा चौड़ा लिख देता था। इस प्रकार इतिहास में तिथियों का विशेष महत्व रहता है, लेकिन परिवर्तनकारी घटनाएं किसी खास तिथि को नहीं होती, बल्कि इसमें लंबा समय लगता है। मतलब जो युद्ध होता था तो लंबे लंबे करके होता था। मतलब 1980 में हुआ तो पक्का है 2000 में होगा, यानी लंबा 20 साल का अंतराल ले लेता था, तो लंबा समय लगता था। इससे जनता समाज का सही चित्रण नहीं हो पाता है। इस मतलब ज्यादा लंबा हो जाता था तो उसका चित्रण कर पाएंगे कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था 1980 में, फिर 2000 में क्या होगा। चलिए देखते हैं। इस अंतराल में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती है जिसका प्रभाव जन जीवन पर पड़ता है। अब आने वाला जो आदमी होगा, मतलब पढ़ने वाला, तो कैसे पढ़ेगा, उसको सही से हम कैसे विवरण कर सकते हैं ना। मतलब आने वाला जनजीवन को प्रभाव पड़ता है। ठीक, ये घटनाएं किसी तारीख को ही
घटित होती है, मतलब इस तारीख को बोल दिया युद्ध होगा तो उसी तारीख से अब लिखने स्टार्ट करता होता, ठीक ना। इस प्रकार स्पष्ट है कि इतिहास में तारीखों का महत्व होता है और मैं इससे सहमत हूँ। मैं इस बात से काफी हद तक सहमत हूँ। ठीक, चलिए यहाँ तक क्वेश्चन मेरा खत्म हो चुका है। एक चैप्टर जो कि इतिहास है क्लास 8 का पहला चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगला चैप्टर हम अगला वीडियो में बताएंगे, यानी एक वीडियो एक चैप्टर। ठीक, 8 क्लास अभी स्टार्ट किए हुए हैं। चलिए, मैथ भी इसी चैनल में मिल जाएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, बेल घंटी को भी दबा दें। चैनल का नाम है प्रभाकर स्टडी सेंटर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 8 क्लास का टोटल सब्जेक्ट बताएंगे, ठीक ना, ऑल सब्जेक्ट। ठीक, इतिहास का पहला चैप्टर खत्म। न्यू एडिशन है 25 से 26, बुक देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए 2025 से 26। थैंक यू।